तो आज का टॉपिक है अपना क्रॉप वीड कंपटीशन का। फसल खरपतवार की प्रतिस्पर्धा, जो आपस में इनका फसल का और खरपतवारों का जो कंपटीशन होता है, तो उसके बारे में आज का अपन का टॉपिक है। इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है क्या? ठीक है, क्रॉप वीड कंपटीशन। तो कंपटीशन इज struggle between two organisms for a limited resources that is essential for growth। यानी जो कंपटीशन है ना, तो वो दो जीवों के बीच एक सीमित संसाधन के लिए संघर्ष है, जो विकास के लिए आवश्यक है। सीमित संसाधन यानी कि उसको जितनी न्यूट्रेंट की आवश्यकता है क्रॉप को, या उसकी जो रिकमेंडेड डोज है ना, तो वो है तो सीमित संसाधन। लेकिन एक ही चीज़ के लिए दो ऑर्गेनिजम्स में, दो जीवों में या दो पौधों के अंदर एक ही चीज़ के लिए जो संघर्ष है, जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो मेन क्रॉप और वीड कंपटीशन के अंदर किन किन चीज़ों के लिए उनका जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, तो वो क्या है कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस आर द मेजर फैक्टर्स फॉर विच यूजुअली कंपटीशन ओकर। यानी पानी, पोषक तत्व, प्रकाश और स्थान, स्थान या CO2 बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे प्रमुख कारक हैं जिनके लिए आमतौर पर प्रतिस्पर्धा होती है, या इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादातर खरपतवार और मुख्य फसल के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन बिटवीन क्रॉप प्लांट एंड वीड्स इज मोस्ट सेवियर। बहुत ज़्यादा गंभीर होता है कंपटीशन किन किन के बीच में? क्रॉप प्लांट्स और खरपतवारों के बीच में। व्हेन, जब दे हैव सिमिलर वेजिटेटिव हैबिट्स एंड कॉमन डिमांड फॉर अवेलेबल ग्रोथ फैक्टर्स। यानी उनके लिए खरपतवार और मुख्य फसलों के बीच में कंपटीशन सबसे ज़्यादा गंभीर तब होता है जब उनके ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ फैक्टर हैं, तो उनके लिए कॉमन डिमांड होती है, और उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि की आदत होती है ना, तो वो एक समान होती है। तो उस समय खरपतवारों का कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि अपने गेहूं के अंदर आने वाले खरपतवार, जैसे फेलोरिस माइनर, ये हो गया। तो वो क्या है कि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हैबिट है ना, तो उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि करने की जो हैबिट है, वो क्या है? मुख्य फसल के जैसी ही है। ठीक है, और उनकी डिमांड भी न्यूट्रेंट के लिए, वाटर के लिए, जो लाइट के लिए, स्पेस के लिए, तो वो सभी के लिए उनकी डिमांड भी मुख्य फसल की तरह ही होती है। यानी जो अवेलेबल जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो वो भी उनकी खरपतवारों की ही मांग होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशंस। जो मुख्य कंपटीशन होता है, जैसे अपन बात कर चुके हैं, जैसे कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, नमी के लिए, कंपटीशन फॉर लाइट, प्रकाश के लिए, कंपटीशन फॉर CO2, या अपन इसको बोल सकते हैं स्पेस के लिए, स्थान के लिए, जो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये मुख्य चार इसके प्रिंसिपल्स हैं, इनके बेस पर ये काम करता है। या फिर इन इन चीज़ों के लिए जो खरपतवार और मुख्य फसल के बीच में अधिक कंपटीशन होता है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के लिए जो खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। वीड्स यूजुअली एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फास्टर देन क्रॉप प्लांट्स। ये कह रहा है कि यह फसल खरपतवार प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। फसल और खरपतवार प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खरपतवार आमतौर पर फसल के पौधों की तुलना में खनिज या पोषक तत्वों को तेजी से अवशोषित करते हैं। तो उनको जो पोषक तत्वों को तेजी से अवशोषित करने की क्षमता जो कि खरपतवारों के अंदर अधिक होती है, किसकी अपेक्षा? मुख्य फसल की अपेक्षा वो अधिक तेजी से खरपतवार जो पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। जैसे अपन ने हिरनखुरी के बारे में पढ़ा है ना, हिरनखुरी की जो रूट्स हैं वो काफ़ी अधिक गहराई तक जाती है। तो कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें उथली होती है, या ज़्यादा गहराई तक उनकी जड़ें नहीं जाती, लेकिन कई खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि अधिक गहराई तक
जाकर उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है और अधिक गहराई से वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और मुख्य फसल को वो जो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि जो खरपतवार हैं मुख्य फसल की तुलना में खनिज पोषक तत्वों को तेजी से अवशोषित करते हैं, ठीक है, उनको ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। यूजुअली वीड्स एक्यूमुलेट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ nutrients than crop plant. Nutrient uses by weed leads to huge loss of nutrients in each crop season, which is often twice that of crop plant. आमतौर पर जो खरपतवार फसल के पौधों की तुलना में, है ना, खरपतवार पौधों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को जमा करते हैं। खरपतवारों द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग से प्रत्येक फसल के मौसम में पोषक तत्वों का भारी नुकसान होता है। यानी जो न्यूट्रिएंट यूजेस बाय वीड्स, जो खरपतवारों के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ईच क्रॉप सीजन। प्रत्येक सीजन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का उपयोग वो खरपतवारों के द्वारा करते हैं, विच इज़ ऑफन ट्वाइस दैट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कि अक्सर फसल के पौधों की तुलना में दोगुना होता है। जो एक फसल या एक पौधा जितना भी न्यूट्रिएंट्स लेता है उससे दोगुनी मात्रा के अंदर वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स का को ग्रहण करते हैं। एमेरेंथस accumulate over 3% nitrogen in their dry matter and this fall under category of नाइट्रोफाइल्स। एमेरेंथस विरिडिस जो जंगली चौलाई का है, वो अपने शुष्क पदार्थ में उसका ड्राई मैटर अगर निकालते हैं तो जो शुष्क पदार्थ में 3% से अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और यह नाइट्रोफिल की श्रेणी में आता है। यानी जो नाइट्रोजन ग्रहण करने वाले जो प्लांट्स की श्रेणी में आता है, और वो क्या करता है कि 3% से अधिक जो इसका शुष्क पदार्थ होता है उसके अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर निकालते हैं तो उसमें 3% से भी अधिक नाइट्रोजन की मात्रा उसके अंदर पाई जाती है, जो एमेरेंथस है, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल दूसरा है डिजिटेरिया स्पीसीज एक्यूमुलेट मोर फास्फोरस कंटेंट ऑफ ओवर 3.36%। जो डिजिटेरिया स्पीसीज है तो वो क्या है, 3.36% से अधिक मात्रा के अंदर फास्फोरस को ग्रहण करता है या फास्फोरस की जो सामग्री है उसकी जमा करता है। यानी 3.36% से अधिक मात्रा के अंदर जो डिजिटेरिया स्पीसीज का वीड है वो फास्फोरस की मात्रा को ग्रहण करता है। चिनोपोडियम एंड पार्चुलाका आर पोटेशियम लवर्स, यानी जो बथुआ है और पार्चुलाका जो वीड है वो क्या है, पोटेशियम लवर, यानी पोटेशियम को अधिक पसंद करते हैं। विद ओवर 4.2% ऑफ K2O इन देयर ड्राई मैटर। चिनोपोडियम और पार्चुलाका जो वीड हैं, अगर इनके शुष्क पदार्थ के अंदर अपन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा देखते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा के अंदर 4% से अधिक जो पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो इतना यानी जो है न्यूट्रिएंट्स को ये ग्रहण करते हैं। एक ये वीड एक और है स्टेरिया ल्यूटेसेंस एक्यूमुलेट एज हाई एज 585 ppm ऑफ जिंक इन इट्स ड्राई मैटर। तो इनका ड्राई मैटर होता है, जैसे आप मैंने आपको पहले भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर आप क्लास के अंदर बताया था, ड्राई मैटर का क्या होता है कि इनका जैसे कोई रिसर्च होता है या इस पे काम किया जाता है, वीड मैनेजमेंट पे काम किया जाता है, तो इनका जो ऑब्जर्वेशन है अलग अलग डेज पे ऑब्जर्वेशन लिया जाता है कि 15 दिन पे 30 दिन पे 45 दिन पे और 8 हार्वेस्ट पे। तो अलग अलग दिन के ड्राई मैटर को 15 दिन पे अगर उनमें 5 प्लांट निकाल के अलग से रखे जाते हैं और उनका फिर ड्राई वेट लिया जाता है। उस ड्राई वेट के अंदर एनपीके की मात्रा को नोट किया जाता है, इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। सेम वैसे ही 30 दिन के बाद में या 40 दिन के बाद जब दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसी के अंदर भी उसके अंदर 5 पौधे ड्राई मैटर के लिए उसमें रखे जाते हैं, या फिर एक प्लॉट के अंदर 1/1 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर उस स्पीसीज का जो भी वीड आता है, उस स्पीसीज का जो खरपतवार आता है उसको अलग निकाल कर उनको सुखाया जाता है और उसका फिर ड्राई मैटर लिया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कि इसके अंदर एनपीके की मात्रा या फिर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने % ये ग्रहण करता है। तो वो कहता है कि जो स्टेरिया ल्यूटिसेंस जो खरपतवार है वो 585 ppm
से भी अधिक जिंक की मात्रा का प्रयोग करता है, अगर उसके ड्राई मैटर के अंदर देखा जाता है। दिस इज अबाउट 3 टाइम मोर देन बाय सीरियल क्रॉप। यह अनाज की फसल में लगभग 3 गुना अधिक है। अगर जो अनाज की फसल के अंदर अपन न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उससे 3 गुना अधिक मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। मृदा नमी के लिए प्रतिस्पर्धा या नमी के लिए फसल और खरपतवार के बीच में कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन बिकम क्रिटिकल विथ इंक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। जो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस है, मृदा नमी तनाव है, उसको बढ़ाते हैं। जो क्रॉप और वीड का कंपटीशन है वो क्या करते हैं, मृदा नमी तनाव को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर उसको क्रिटिकल बनाते हैं। बढ़ती मिट्टी की नमी के तनाव के साथ फसल की खरपतवार प्रतियोगिता महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे, जैसे अलग अलग प्लांट्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, हर जो फसल होती है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये इतने पानी में ये क्रॉप मैच्योर हो जाएगी या फिर इसको इतना पानी की आवश्यकता है। लेकिन उस पानी की जितनी वो उसने स्टार्टिंग के अंदर अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसने कहा कि सीमित संसाधन के लिए फसल और खरपतवार के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है सीमित संसाधन के लिए। तो मॉइस्चर जितना इसके अंदर मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर का प्रयोग क्या करते हैं, मुख्य फसल भी करेगी और खरपतवार भी करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, जो नमी के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इन जनरल फॉर प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर वीड्स ट्रांसपायर मोर वाटर देन फील्ड क्रॉप्स। अगर ट्रांसपायरेशन की बात करें तो वो क्या करता है कि जो खरपतवार है ना, जो खरपतवार है वो जो फसल की तुलना में अधिक मात्रा के अंदर जो उसका ट्रांसपायरेशन करता है। सामान्य तौर पर समान मात्रा में शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए, समान मात्रा के अंदर शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए खरपतवार खेत की फसलों की तुलना में अधिक पानी छोड़ते हैं। यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा जो पौधों का पानी का जो ह्रास होता है, नुकसान होता है, तो वो अधिक मात्रा के अंदर खरपतवार क्या पानी छोड़ते हैं या फिर ट्रांसपायरेशन की रेट उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, देयरफॉर द एक्चुअल इवेपोट्रांसपायरेशन from the weedy crop field is much more than the evapotranspiration from a weed free crop field। तो वो क्या कह रहा है कि इसलिए खराब फसल के खेतों में वास्तविक वाष्पीकरण एक खरपतवार मुक्त फसल के क्षेत्र से वाष्पीकरण की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो 2 फील्ड हैं आपके पास में, आपने 2 फील्ड के अंदर क्रॉप लगा रखी है। एक फील्ड तो ऐसा है जिसके अंदर आपने खरपतवार प्रबंधन के लिए ना कोई निराई गुड़ाई की है, ना फिर उसमें कोई किसी टाइप का हर्बिसाइड का आपने प्रयोग किया है। और एक फील्ड ऐसा है जिस पे आपने टाइम टू टाइम इसका निराई गुड़ाई की है और टाइम टू टाइम उसमें हर्बिसाइड का प्रयोग करके उस फील्ड को खरपतवार से मुक्त रखा है ना। तो वो कहता है कि जो खराब फील्ड है जिसके अंदर आपने कोई निराई गुड़ाई नहीं की, तो उसके अंदर जो वाष्पीकरण की रेट होगी, जो वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो अधिक होगी। किससे, जिसके अंदर आपने पूरी तरह से उस खेत को संभाल के रखा है और उसमें समय समय पर खरपतवार निकाल कर उसको वीड फ्री या फिर खरपतवार मुक्त उसको फील्ड रखा है, उससे अधिक उसमें क्या होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी। कंजप्शन यूज ऑफ चिनोपोडियम एल्बम इज 550 mm एज अगेंस्ट 479 mm फॉर व्हीट क्रॉप। गेहूं की फसल के लिए 779 mm के मुकाबले चिनोपोडियम एल्बम का उपयोग 550 mm है। तो वो कहता है गेहूं की फसल के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है 479 mm होती है, लेकिन इसके मुकाबले जो अगर उसमें चिनोपोडियम एल्बम जो खरपतवार है, बथुआ खरपतवार अगर अधिक मात्रा में आता है तो वो क्या करता है कि 550 mm तक पानी को ग्रहण करता है। तो कंपटीशन इसके बीच में ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया। एक तो 480 के आसपास पानी की रिक्वायरमेंट उसकी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है ना, ये 70 mm पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है किसमें, चिनोपोडियम एल्बम में। तो अगर ये खरपतवार उस फील्ड के अंदर अधिक होंगे तो अधिक मात्रा के अंदर मॉइस्चर का उपयोग करेंगे, अधिक मात्रा के अंदर मॉइस्चर का उपयोग करेंगे तो मुख्य फसल के लिए
नमी की कमी हो जाएगी और फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे पॉइंट पे बात करते हैं। फर्दर इट वाज नोटेड दैट वीड रिमूव मॉइस्चर इवनली फ्रॉम अप टू 90 सेंटीमीटर सॉइल डेप्थ, 90 सेंटीमीटर soil depth, while the major uptake of moisture by wheat was limited up to 50 centimeter of soil depth। तो ये कह रहा है कि जो खरपतवार होते हैं, जो खरपतवार होते हैं वो 90 सेंटीमीटर मिट्टी की गहराई तक नमी को समान रूप से हटा देते हैं, यानी कि 90 सेंटीमीटर की गहराई तक जो भी नमी होती है वो खरपतवारों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। खरपतवारों के द्वारा 90 सेंटीमीटर की गहराई तक जो नमी होती है उसको ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि गेहूं के द्वारा 15 सेंटीमीटर की गहराई तक ही जो मॉइस्चर को ग्रहण किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कुछ खरपतवारों की जो रूट्स होती है वो काफ़ी गहराई तक जाती है ना, अधिक गहराई तक जाती है, तो वो अधिक मात्रा के अंदर नमी का और जो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करते हैं। तो ये इसमें बताया कि खरपतवारों के द्वारा 90 सेंटीमीटर की गहराई तक नमी को ग्रहण कर लिया जाता है, या 90 सेंटीमीटर की गहराई तक वो मॉइस्चर को हटा देते हैं, यानी उसका यूटिलाइजेशन वो कर लेते हैं। ठीक है, और गेहूं की फसल क्या करती है, 15 सेंटीमीटर तक ही करती है। तो जो मॉइस्चर होता है जो उस सॉइल के अंदर सेव होता है वो क्या खरपतवारों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अगर सही समय पर अपन खरपतवार को खेत से निकाल देते हैं तो वो मॉइस्चर काफ़ी समय तक अपने फील्ड में बना रहेगा, और जो फसल की जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की, है ना, तो उसमें कोई समस्या नहीं आती, या फिर फसल को कुछ दिनों के बाद में अपनी सिंचाई करें तो भी चल जाता है। वीड ग्रोइंग इन फॉलो लैंड। विष्णु, आप अपना ये बंद कीजिए एक बार, इसको माइक बंद करो बेटा। चलो, weeds growing in fallow land are found to consume as much as 70 to 120 mm of soil moisture, and this moisture is capable to produce 50 to 20 क्विंटल of grain per hectare in the following season। तो वो कहता है प्रति भूमि में, जो खाली पड़ी भूमियाँ होती है जिसमें कोई फसल की सोविंग नहीं करते, या फिर आगे के सीज़न के लिए उस भूमि को अगर आगे के सीज़न में सोविंग के लिए उस भूमि को अगर खाली छोड़ देते हैं तो उसके अंदर अगर खरपतवार आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, 70 से 20 mm तक सॉइल मॉइस्चर को ग्रहण कर लेते हैं। प्रति भूमि में उगने वाले खरपतवार 70 से 20 mm तक मिट्टी की नमी का उपयोग करते पाए जाते हैं, और यह नमी अगले मौसम में 15 से 20 क्विंटल अनाज प्रति हेक्टेयर पैदा करने की क्षमता रखती है। जितनी नमी को मॉइस्चर के वीड्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अगर वो नमी अपन बचा लें किससे, समय समय पर खरपतवार को हटाकर या उसको रिमूव करके अगर वो नमी बचा लेते हैं तो अगले मौसम के अंदर या अगले सीजन के अंदर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनाज पैदा करने की क्षमता रखती है वो जो मॉइस्चर होता है ना। इसलिए अपन जो समर प्लोइंग करते हैं, समर प्लोइंग के अंदर क्या करते हैं कि 2-3 महीने तक जब ये मानसून के समय से पहले या वर्षा ऋतु से पहले क्या करते हैं, समर प्लोइंग करके छोड़ देते हैं, डीप प्लोइंग करके छोड़ देते हैं, ताकि जो वर्षा का पानी है वो मृदा की निचली सतह तक जाके जमा हो जाए, और उसके बाद में अपन जब कोई क्रॉप की सोविंग करते हैं तो उसके अंदर जल्दी से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन फॉर लाइट। प्रकाश के लिए कंपटीशन या प्रकाश के लिए खरपतवार और फसल के बीच में प्रतिस्पर्धा। प्लांट हाइट एंड वर्टिकल लीफ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। प्लांट हाइट, पौधों की ऊंचाई, और वर्टिकल लीफ एरिया, इसको अपन लीफ एरिया इंडेक्स के द्वारा भी निकाल सकते हैं। वर्टिकल यानी कि एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है बिल्कुल सीधा, और वर्टिकल यानी जो आपका प्लांट है तो उसकी जो पत्तियां हैं अपने तने के आसपास कितनी दूरी को वो घेर के रखता है, या उसका जो लीफ का एरिया है वो कितना है,
तो उसको कहते हैं कि प्लांट हाइट एंड वर्टिकल लीफ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। अगर लाइट्स के लिए बात करें तो पौधे की ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर पत्ती क्षेत्र वितरण फसल खरपतवार प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। When moisture and nutrients is in soil are plentiful, weeds have a edge over crop plant and grow taller। तो वो कहता है कि जब मिट्टी में नमी और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, प्लेंटिफुल यानी अधिक मात्रा के अंदर, अगर वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, क्या क्या, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, वीड्स हैव एन एज ओवर क्रॉप प्लांट्स एंड ग्रो टालर। तो खरपतवार फसल के पौधों पर बढ़त बना लेते हैं। जो खरपतवार हैं फसल के पौधों से अधिक वृद्धि करते हैं और उनसे लंबे हो जाते हैं। जब खरपतवार के पौधे मुख्य फसल की तुलना में अधिक लंबे हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको फसल को कवर कर लेते हैं और उसको क्या, लाइट नहीं मिल पाती, उसको खाना बनाने के लिए, प्लांट को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और वो क्या करता है, उसको कवर कर लेता है। तो वो प्लांट की ग्रोथ, जो मुख्य फसल की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। कंपटीशन फॉर लाइट occur during early crop growth season and a dense weed growth smoothers the crop सीडलिंग। प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा फसल के शुरुआती विकास के मौसम के दौरान होती है और घने खरपतवार की वृद्धि फसल के अंकुरों को प्रभावित करती है। प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा क्या होती है, शुरुआती विकास के मौसम के समय होती है। अगर शुरुआत के अंदर अपन खरपतवार को हटा देते हैं मुख्य फसल से, जैसे अभी इसमें एग्जांपल आएगा, जो शुगर केन है, शुगर केन के अंदर सोविंग करने के बाद में कम से कम 1 महीने के बाद में उसके में जो अंकुर निकलते हैं, है ना, 1 महीने के बाद में जो उनकी बर्ड्स होती है उनसे नए प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं। तो 1 महीने तक क्या हो जाता है, उसके अंदर अधिक संख्या के अंदर खरपतवार आ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि घने खरपतवार की वृद्धि फसल के अंकुरों को प्रभावित करती है। अगर उसमें अधिक संख्या के अंदर खरपतवार होते हैं तो जो अंकुर होते हैं, जो बीजांकुर, जिसमें अगर बाय सीड्स अपन सोविंग करते हैं तो उसमें जो नया पौधा निकलता है वो बीजांकुर कहलाता है। और जैसे तो उनको क्या करती है, ये अधिक प्रभावित करती है। क्रॉप प्लांट सफर बैडली ड्यू टू शेडिंग इफेक्ट ऑफ वीड्स। जो इफेक्ट्स ऑफ वीड, कॉटन, पोटैटो, several vegetables and sugarcane are subjected to heavy weed growth during seedling stage। कपास, आलू कई अंकुर अवस्था के दौरान, कपास, आलू, ये जो सब्जियां हैं, कई अंकुर अवस्था के दौरान, और गन्ना भारी खरपतवार वृद्धि के कारण उनकी जो वृद्धि नहीं हो पाती है। अनलाइक कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर, वंस वीड सेड ए क्रॉप प्लांट इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी कैनॉट बेनिफिट इट। ठीक है, तो पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा के विपरीत, एक बार जब खरपतवार फसल के पौधों को छाया देते हैं, एक बार जब खरपतवार फसल के पौधों को छाया देते हैं तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से इसका लाभ नहीं हो पाता है। तो मुख्य फसल को क्या है, प्रकाश नहीं मिल पाता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है कंपटीशन फॉर स्पेस या CO2 बोल सकते हैं, स्थान के लिए कंपटीशन। अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्रॉप वीड कंपटीशन फॉर स्पेस इज द रिक्वायरमेंट फॉर CO2 एंड द कंपटीशन में ऑकर अंडर एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लांट कम्युनिटी कंडीशंस। स्थान के लिए फसल खरपतवार प्रतियोगिता CO2 की आवश्यकता होती है ना। अगर स्थान के लिए फसल खरपतवार प्रतियोगिता के अंदर में किसमें की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता है। और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक भीड़ वाले पौधे या फिर अत्यधिक भीड़ वाले जो जगह होती है, तो उसके अंदर जो कंपटीशन की स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। ए मोर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय C4 टाइप वीड्स में कंट्रीब्यूट टू द रैपिड ग्रोथ ओवर C3 टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो ये कहता है कि C4 प्रकार के खरपतवारों के द्वारा CO2 का अधिक कुशल प्रयोग किया जाता है, किसकी अपेक्षा, C3 प्रकार की फसलों की तुलना के अंदर C4 प्रकार के जितने भी खरपतवार होते हैं उनका अधिक प्रयोग
किया जाता है। तो उसमें सी फोर प्रकार के जो खरपतवार हैं वो मैं अगली क्लास के अंदर आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से ये वीड्स आते हैं, है ना। तो जो सी फोर प्रकार के खरपतवार हैं वो अधिक मात्रा के अंदर CO2 का उपयोग करते हैं, किन की अपेक्षा, C3 प्रकार की फसलों की अपेक्षा अधिक मात्रा के अंदर वो क्या करते हैं, पोषक तत्वों का CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, क्रिटिकल पीरियड जो इसमें महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था होती है ना, क्रिटिकल पीरियड, द पीरियड एट विच मैक्सिमम क्रॉप वीड कंपटीशन ओकर कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड। वो आपका उसके अंदर 4 पार्ट्स थे, फॉर लाइट, फॉर न्यूट्रेंट्स, फॉर मॉइस्चर, फॉर लाइट और फॉर स्पेस, CO2, है ना। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन का था, तो उसके अंदर 4 पार्ट थे, वो अपने कंप्लीट हो गया। अब क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन का है, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसमें जो क्रिटिकल पीरियड की परिभाषा क्या है, द पीरियड एट विच मैक्सिमम क्रॉप वीड कंपटीशन ऑकर कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड, जिस अवधि में अधिकतम फसल खरपतवार की प्रतियोगिता होती है, जिस अवधि के अंदर अधिकतम फसल और खरपतवार के बीच में प्रतियोगिता होती है, तो उसे महत्वपूर्ण अवधि कहा जाता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन इन द ओंटोजेनी ऑफ क्रॉप व्हेन वीडिंग रिजल्ट इज हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न्स। यह फसल की ओंटोजेनी में सबसे कम समय की अवधि है, यानी जो फसल की वृद्धि होती है, जो उसका विकास होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत कम समय की अवधि का यह एक पार्ट और जब निराई के परिणाम स्वरूप उच्चतम आर्थिक लाभ प्राप्त होता है ना। और उस समय के अंदर यानी बहुत कम समय की अवधि है, उस समय अगर अपन उसमें निराई गुड़ाई करके या फिर केमिकल मेथड्स के द्वारा खरपतवारों को निकाल देते हैं या उनको रिमूव कर देते हैं, तो उनका जो आर्थिक लाभ है उस थोड़े समय का आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। जो क्रॉप वीड कंपटीशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो क्रॉप वीड कंपटीशन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे।